साथियों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक बार हमारे चैनल पे। हम लोग देख रहे हैं विजन आईएएस टेस्ट सीरीज और ये तीसरी टेस्ट सीरीज का दूसरा पार्ट है। ठीक है, हम लोग पार्ट वाइज देख रहे हैं 25-25 प्रश्नों को शामिल करके। ठीक है, क्योंकि अगर पूरे 100 प्रश्न हो जाएंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और समझ में नहीं आएगा, तो 25-25 प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं। ये ज्योग्राफी के टेस्ट चल रहे हैं। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट है तो ज़रूर देखिए। ठीक है, इसके पहले हमने किस चीज़ के देखे थे? इसके पहले हमने पॉलिटी के टेस्ट, 2 टेस्ट देखे थे, पहला और दूसरा जो है टेस्ट पॉलिटी का था। अब ये तीसरा टेस्ट है, तीसरे टेस्ट का दूसरा पार्ट ज्योग्राफी चल रहा है। चौथा भी टेस्ट ज्योग्राफी का ही होगा। ठीक है, इस तरह अगर हम लोग देखेंगे तो काफ़ी अच्छे प्रश्नों को हम कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। पहले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दर्रा दिया हुआ है, एक तरफ राज्य दिया गया है। ठीक है, कौन सा दर्रा किस राज्य में है ये हमको देखना है। ठीक है, और कौन सा सही सुमेलित है इसमें देखना है। जोजिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जोजिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ये याद रखना है हमको। जोजिला दर्रा जो है कहाँ है? जम्मू कश्मीर में या पश्चिमी हिमालय पर्वत श्रृंखला में श्रीनगर और लेह के बीच अवस्थित है, ये याद रखना है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरा है शिपकीला। शिपकीला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है। शिपकीला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तीसरा है जेलेपला। जेलेपला सिक्किम में है, बिल्कुल सही है। चौथा है बारालाचाला। बारालाचाला उत्तराखंड में ना होके कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में लाहौल जिले में स्थित है। ठीक है, लाहौल जिले को जम्मू और कश्मीर में लद्दाख से जोड़ता है ये। तो चौथा हमारा गलत है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा। ठीक है, याद रखना है। हिमालय में अनेक दर्रे हैं, इसको तो जानते ही होंगे। कौन कौन से? जोजिला, बारालाचाला, सिपकीला, जेलेपला, नाथूला, बोलन दर्रा, खैबर दर्रा। ठीक है, इनके बारे में आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। जोजिला जो है जम्मू और कश्मीर में स्थित है। बारालाचाला जास्कर श्रेणी में स्थित है जो कि हिमाचल प्रदेश में। सिपकीला कहाँ है? भारत चीन सीमा पर स्थित एक पर्वतीय दर्रा है। जेलेपला कहाँ है? सिक्किम और तिब्बत यानी चीन, सिक्किम भारत और तिब्बत चीन के बीच एक पर्वतीय दर्रा है। ठीक है, यह लाशा को भारत से जोड़ता है। नाथुला दर्रा सिक्किम जिले के हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित एक पर्वतीय दर्रा है। बोलन दर्रा कहाँ है? बोलन दर्रा पश्चिमी पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत की तोबा काकर श्रेणी से होकर गुजरने वाला एक पर्वतीय दर्रा है। ठीक, उसके अलावा खैबर दर्रा, खैबर दर्रा पाकिस्तान के उत्तर में अफगानिस्तान की सीमा के निकट स्थित एक पर्वतीय दर्रा है। ठीक है, तो इस तरह हम दर्रों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे कि कौन सा कहाँ स्थित है। इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जल विज्ञान संबंधी सूखे का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? ठीक है, देखिए इसमें करंट अफेयर्स के भी प्रश्न शामिल हैं। इस टेस्ट में जो भी टेस्ट होते हैं हर में करंट अफेयर्स के 1-2 प्रश्न रहते हैं, तो इस बात को ध्यान रख के चलना है। इसमें मार्च का करंट अफेयर्स शामिल किया गया है। ठीक है, पिछले जो 2 टेस्ट हुए हैं उसमें एक में जनवरी का, दूसरे में फरवरी का, इसमें मार्च का जो है करंट अफेयर्स शामिल किया गया है। तो इसमें से जल विज्ञान संबंधी सूखे का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है, कौन करता है? तो ये करता है जल संग्रहण और जलाशयों में जल की उपलब्धता में अत्यधिक कमी सूखे का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। ठीक है, जल संग्रहण और जलाशयों में जल की उपलब्धता में अत्यधिक जब कमी हो जाती है तो ये सूखे की डेफिनेशन है, यानी हाइड्रोलॉजिकल सूखा, जिसे जल विज्ञान संबंधी सूखा कहते हैं। यह सूखा तब पड़ता है जब विभिन्न जल संग्रह स्थलों जैसे जल भृतों, झीलों, जलाशयों इत्यादि में जल की उपलब्धता का स्तर वर्षा द्वारा की जाने वाली जलापूर्ति के बाद भी नीचे गिर जाता है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में बहिर्उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। दूसरा कथन है, ये स्थल एवं समुद्र दोनों के ऊपर उत्पन्न हो सकते हैं। तो पहला कथन हमारा गलत है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बढ़ते हैं, बल्कि इन चक्रवातों का विस्तार बहुत बड़े क्षेत्रों में होता है। ठीक है, और यह स्थल एवं समुद्र दोनों के ऊपर उत्पन्न हो सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का पवन का वेग बहुत अधिक होता है और यह विनाशकारी होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में बहिरुष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण चक्रवात पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर, न कि पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, वायु परिसंचरण की दिशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायु परिसंचरण की दिशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा कथन है, पहला कथन दिया गया है, विषुवत रेखा पर पवन समदाब रेखा के समकोण पर बहती है। विषुवत रेखा पर पवन जो होती है वो समदाब रेखा के समकोण पर बहती है। दूसरा कथन है, कोरियोलिस बल ध्रुवों पर अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर अनुपस्थित होता है। ठीक, कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, वायु परिसंचरण के बारे में बात हो रही है। ठीक है, वायु परिसंचरण की जो दिशा होती है उसमें विषुवत रेखा पर पवन समदाब रेखा के समकोण पर बहती है। बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल शून्य होता है और पवनें समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती हैं। निम्न दाब अधिक गहन होने के बजाय पूरित हो जाता है। यही कारण है कि विषुवत रेखा के पास उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं। ठीक है, दूसरा कथन क्या है? कोरियोलिस बल ध्रुवों पर अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा के पास अनुपस्थित होता है। दूसरा भी हमारा कथन सही है। क्यों? क्योंकि यह ध्रुवों पर अधिकतम हो जाता है और विषुवत रेखा पर अनुपस्थित या शून्य होता है। ठीक है, तो हमारे दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सी पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल बनाती हैं? तो कौन सी ऐसी पर्वत श्रेणी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल बनाती है? तो उसमें होती है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ होती हैं ये पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट, देखो दक्कन का जो पठार है वो पूर्वी और पश्चिमी घाट से घिरा है। ठीक, इतना तो आप जानते ही होंगे। तो पश्चिमी घाट में क्या है? पश्चिमी घाट में पूर्वी घाट की अपेक्षा पश्चिमी घाट का अधिक ऊंचा और अधिक निरंतर या अविरत है। उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी ऊंचाई बढ़ती चली जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पश्चिमी घाट बना हुआ है, ये हमारा इंडिया है। ठीक है, ये इंडिया है कुछ। ठीक है, अब पश्चिमी घाट में है तो इधर से हमारी जो ऊंचाई है वो बढ़ती जाएगी, इधर कम रहेगी फिर इधर बढ़ती जाएगी। ठीक, इधर ऊंचाई बढ़ती जाएगी, इधर घटती जाएगी। उत्तर से दक्षिण की ओर ऊंचाई बढ़ती जाती है। और ये स्टेटमेंट पिछले साल पूछा भी गया है। इसे स्थानीय रूप से अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे महाराष्ट्र में इसे क्या कहते हैं? महाराष्ट्र में इसे सह्याद्री कहते हैं। कर्नाटक या तमिलनाडु में इसे क्या कहते हैं? कर्नाटक या तमिलनाडु में इसे नीलगिरी पहाड़ियाँ कहते हैं। और केरल में इसे क्या कहते हैं? केरल में अन्नामलाई कहते हैं। ठीक है, या कार्डमम की पहाड़ियाँ कहते हैं। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं वो पश्चिमी घाट से ही निकलती हैं। पूर्वी घाट के बारे में जान लेते हैं। पूर्वी घाट में क्या है? पूर्वी घाट में जो है इसकी ऊंचाई पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम है और यह अविरत या सतत नहीं है। ठीक है, जैसे पश्चिमी घाट लगातार बनी हुई है, पर पूर्वी घाट वैसे नहीं है। पूर्वी घाट में जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियां जो है अत्यधिक अपर्दित होती हैं, यानी इस क्षेत्र में डेल्टा ये बनाती हैं।
यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियों में जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उसमें जावड़ी पहाड़ियाँ, पालकोंडा श्रेणी, नल्ला माला पहाड़ियाँ, महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ आदि शामिल होती हैं। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए पूछा है, स्टेटमेंट दिया है और पूछा है किस मरुस्थल का वर्णन करता है। मरुस्थल के बारे में पूछा गया है, तो यह मरुस्थल के बारे में देखिए लिखा है, यह शुष्क वृष्टि छाया वाला मरुस्थल है एवं यह उत्तरी अमेरिका का सबसे शुष्क मरुस्थल है। अगर आपको याद होगा उत्तरी अमेरिका का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? यह शियरा और नेवादा पर्वत श्रेणियों से कोलोराडो पठार तक फैला हुआ है। देखिए एक और पता चल गया कौन सा हो सकता है। तथा उत्तर में ग्रेट ब्रिटेन और दक्षिण में सोनोरन मरुस्थल में विलीन हो जाता है। अब देखिए इतना ज़्यादा दिया हुआ है तो कितना सारा हिंट दे दिया, तो ऐसा कौन सा मरुस्थल हो सकता है? ऐसा एक ही मरुस्थल है, वो है मोजावे मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? मोजावे मरुस्थल। यह शुष्क वृष्टि छाया वाला मरुस्थल है और यह उत्तर अमेरिका का सबसे शुष्क मरुस्थल है। ठीक है, यह दक्षिणी पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्यतः दक्षिण पूर्वी कैलिफोर्निया और दक्षिणी नेवादा में स्थित है। ठीक है, ये याद रखिएगा। यह सियरा नेवादा पर्वत श्रेणी से कोलोराडो पठार तक फैला हुआ है तथा उत्तर में ग्रेट ब्रिटेन और दक्षिण में सोनोरन मरुस्थल में विलीन हो जाता है। ठीक, तो ऑप्शन बी सही है। अब इसमें एक ऑप्शन दिया है पेटागोनिया का मरुस्थल। पेटागोनिया का मरुस्थल को स्टेपी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह अर्जेंटीना का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कहाँ का? ये अर्जेंटीना का है, याद रखिएगा। अर्जेंटीना का सबसे बड़ा मरुस्थल, अर्जेंटीना का सबसे बड़ा टीनी नहीं, अर्जेंटीना का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक, और गिब्सन मरुस्थल कहाँ है? गिब्सन मरुस्थल है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के भीतरी भाग का एक शुष्क मरुस्थल है। यह मरुस्थल मकर रेखा के दक्षिण में ग्रेट सैंडी मरुस्थल, जो ग्रेट सैंडी मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया में, और तथा ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल यह दक्षिण में है। तो उत्तर में कौन सा है? जैसे मान लीजिए ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है। ठीक है, कुछ ऑस्ट्रेलिया का मैप कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, अभी अगर मान लीजिए ठीक ना बने तो माफ़ कर दीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया का कुछ मैप ऐसा है। ठीक है, अब उत्तर में क्या है? उत्तर में यहाँ पे जो है ग्रेट सैंडी मरुस्थल है और दक्षिण में कहाँ है? दक्षिण में यहाँ है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। अब इन के बीच में है ये कौन सा? गिब्सन मरुस्थल। ठीक है, यह अपने लहरदार लाल टीलों और मरुस्थलीय मार्ग और रेतीली मैदानों और मरुस्थलीय घास, ट्रायोडिया नाम की एक घास पाई जाती है, इसके लिए जाना जाता है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन इसमें भी सही है, याद रखिएगा। मैंने पेटागोनिया मरुस्थल, मोजावे और उसके गिब्सन ग्रेट विक्टोरिया के बारे में भी बता दिया। ठीक है, गिब्सन और ये दोनों ऑस्ट्रेलिया में है। मोजावे हमारा कहाँ है? मोजावे है उत्तरी अमेरिका में। और पेटागोनिया कहाँ है? पेटागोनिया है अर्जेंटीना में। ठीक, याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला है, विषुवत रेखा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, विषुवत रेखा इनमें से किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है? तो वो है यूरोप से विषुवत रेखा होकर नहीं गुजरती है। विषुवत रेखा जिन महाद्वीपों से होकर गुजरती है उनमें है ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका तथा एशिया। ठीक है, यह जो है पृथ्वी को घेरने वाली 13 देशों से गुजरती है। यह एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया में किरिबाती, दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, अफ्रीका में साओ टोम और प्रिंसेस, गैबान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो, केन्या, युगांडा, सोमालिया। ठीक है, और एशिया में मालदीव और इंडोनेशिया को जो है ये बनाती है, काटती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, फिर स्टेटमेंट दिया है और पूछा है किस प्रकार के मेघ का वर्णन करता है? किस प्रकार के मेघ का वर्णन करता है, अगला प्रश्न है। तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, देखते हैं कौन सा मेघ बनता है। यह एक गोलाकार शीर्ष
और चपटे आधार वाला एक ऊर्ध्वाधर मेघ है। अब गोलाकार शीर्ष भी हो और चपटा आधार वाला ऊर्ध्वाधर मेघ भी हो, ठीक, जो आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विशिष्ट रूप में पाया जाता है और यह ऊपर उठने वाली संवहनी धाराओं से संबंध है इसका विशाल सफेद गोलाकार पुंज सूर्य की उपस्थिति में धूमर दिखाई दे सकता है, किंतु यह एक स्वच्छ मौसम का मेघ है। तो इतने सारे जो है हिंट दिए गए हैं, तो कौन सा ऐसा मेघ हो सकता है? वो होता है कपाशी मेघ, ठीक है। कपाशी मेघ के बारे में ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में पूछा जा रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट है आंतरिक हिमालय को हिमाद्री या महान हिमालय के रूप में जाना जाता है। तो बिल्कुल सही है, आंतरिक हिमालय को जो है हिमाद्री या महान हिमालय के रूप में जाना जाता है, क्योंकि हिमालय जो है 3 श्रेणियों से मिलकर बना है। इसमें महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है क्योंकि यह पूरे वर्ष हिम से ढका रहता है, हिम यानी बर्फ से ढका रहता है। दूसरा है स्टेटमेंट भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा आंतरिक हिमालय पर्वत श्रृंखला का भाग है, बिल्कुल सही है। इस श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, नेपाल की अन्नपूर्णा 8,078 मीटर, कश्मीर का नंगा पर्वत 8,126 मीटर और भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा 8,598 भी शामिल है। गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे कई ग्लेशियर आंतरिक हिमालय से निकलते हैं। ये उत्तराखंड में अवस्थित हैं और ये हिमनद क्रमशः गंगा और यमुना नदियों के जल के 12मासी स्रोत भी हैं, ठीक है। तो आंतरिक हिमालय के बाद ये हो रही थी, ठीक। तो हमारा ऑप्शन दोनों सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ऐसा कौन सा राज्य है जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो वो कौन से राज्य हैं? वो हैं, देखो, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इन स्टेटमेंट में कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो गुजरती है त्रिपुरा से और मिजोरम से, ठीक है। 8 राज्य कौन कौन से हैं मैं उनको बता देता हूँ जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। वो है गुजरात में जसदान नाम जगह से, राजस्थान में कालिंजर से, मध्य प्रदेश में शाजापुर से, छत्तीसगढ़ में सोनहट से, झारखंड में लोहरदगा से, पश्चिम बंगाल में कृष्णनगर से, त्रिपुरा में जो है उदयपुर से और मिजोरम में चंफाई से, ठीक है। इन जो है राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा के बारे में मैं कुछ और बता दूं। माही नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कई बार ये सवाल पूछा गया है स्टेट पीसीएस में, समीक्षा अधिकारी में, इसमें भी पूछ सकता है। तो माही नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। पहली बार मध्य प्रदेश में, जहां से यह राजस्थान की ओर बहती है, और दूसरी बार जब यह गुजरात में प्रवेश करती है, ठीक है। त्रिपुरा में उदयपुर कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित शहर है। जो त्रिपुरा में स्थित उदयपुर शहर है वो जो है कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित शहर है, ये याद रखिएगा। तो इस प्रश्न में हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैविक हथियार अभिशमय बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो जैविक हथियार है उनके बारे में आप जानते ही होंगे, ठीक है। ये करंट का सवाल है इसलिए इसमें दिया गया है, ठीक। मार्च में जो है ये चर्चा में रहा है। क्योंकि जो है रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा था,
और उस समय ऐसा लग रहा था कि कहीं जो है जैविक हथियारों से लड़ाई हो जाए इस वजह से। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट है, यह जैविक और विषाक्त दोनों प्रकार के हथियारों के विकास एवं उपयोग को प्रतिबंधित करता है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो जो जैविक हथियार अभिशमय बनाया गया है, यह जिनेवा प्रोटोकॉल का पूरक है। ठीक है, 1925 में जिनेवा जो है प्रोटोकॉल बनाया गया था, जिसमें जैविक हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, और क्या किया गया था कि जैविक और विषाक्त हथियारों के विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, हस्तांतरण, भंडारण और उपयोग को प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित किया गया था। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट है, यह सामूहिक विनाश के हथियारों, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इसका हिंदी इंग्लिश होगा, कि एक पूरी श्रेणी पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण संधि थी। तो यह भी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक, क्योंकि जो है इसने प्रतिबंध लगाया था किसी प्रकार के जो है विनाश के हथियारों को बनाने पे। तीसरा है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में निरस्त्रीकरण समिति के सम्मेलन के दौरान इस विषय पर बातचीत की गई थी। तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है, क्योंकि इस अभिसमय पर जिनेवा स्विट्जरलैंड में निरस्त्रीकरण समिति के सम्मेलन के दौरान इस विषय पर बातचीत की गई थी। इस पर 10 अप्रैल 1972 को हस्ताक्षर किए जाने प्रारंभ हुए और यह 26 मार्च 1975 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 26 मार्च 1975 को लागू हुआ। ठीक है, तो हमारा तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यह भी जो है करंट अफेयर्स का सवाल है, चर्चा में रहा है, इसलिए ये पूछा गया है। तो लिखा है, पहला है कि गैस के रूप में प्राकृतिक रूप से प्रयोग करने योग्य मात्रा में विद्यमान हाइड्रोजन को हरित हाइड्रोजन कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि हरित हाइड्रोजन क्या है? पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा जैसे अच्छे स्रोतों द्वारा संचालित इलेक्ट्रोलाइटर का प्रयोग करके जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना तमिलनाडु में प्रारंभ की गई है। तो दूसरा भी ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी NTPC, बहुत बार नाम सुने होंगे, NTPC द्वारा आंध्र प्रदेश, ये जो तमिलनाडु लिखा है, आंध्र प्रदेश के सिमहाद्री में स्थित, कहाँ? सिमहाद्री, ये याद रखिए, ये जगह का नाम है सिमहाद्री, तमिलनाडु में नहीं, कहाँ? सिमहाद्री में स्थित भारत की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना को प्रारंभ किया गया है। ठीक, इसलिए दूसरा कथन भी हमारा गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे संचलन मंद वृहत संचलन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है या किए जा सकते हैं? ठीक, तो कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। मृदा सर्पण, भूप्रवाह, अवपात। ठीक है, ये पूछा है संचलन मंद वृहत संचलन के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। तो मृदा सर्पण इसमें हो जाएगा। मृदा सर्पण को में क्या होता है? मृदा सर्पण में ढलान पर मंद गति से नीचे की ओर गिरने वाली मृदा या जल से संतृप्त अथवा चिकनाई युक्त महीन दाने वाली चट्टान या मलबा शामिल है, जिसे मृदा सर्पण कहते हैं। तो पहला हमारा ऑप्शन सही है। दूसरा तीसरा गलत है। क्यों? क्योंकि दूसरा गलत इसलिए है कि भूप्रवाह जो है
अल्पकोणीय सीढ़ीदार ढलान या पहाड़ियों से नीचे की ओर जल संतृप्त मृदा या गाद युक्त भू सामग्री का तेजी से होने वाला बहाव है। और तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि अवपात एक प्रकार का भूस्खलन है जो अपेक्षाकृत तेज और बोधगम्य संचलन होता है जिसमें, ठीक है, इसमें शामिल सामग्रियां अपेक्षाकृत शुष्क होती हैं। यह किसी ढलान पर चट्टान के मलबे की एक या अनेक इकाइयों का मंद नियमित आवर्तन के साथ होने वाला विस्थापन है। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महासागरों में तापमान के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागरों में जो तापमान का वितरण होता है उस पे पूछा गया है ये प्रश्न। पहला है, समुद्र की गहराई बढ़ने के साथ तापमान एक समान दर से घटता है। बिल्कुल गलत है। महासागरों का उच्चतम जो तापमान होता है सदैव उनकी ऊपरी परतों मतलब ऊपरी सतह पर होता है, क्योंकि वे सूर्य की ऊष्मा को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं और यह ऊष्मा महासागरों के निचले भाग में संवहन की प्रक्रिया से प्रेरित होती है। ठीक, परिणाम स्वरूप गहराई के साथ साथ तापमान में कमी आने लगती है। ठीक है, लेकिन तापमान के घटने की यह दर सभी जगह समान नहीं होती है। ठीक है, ये समान दर से जो लिखा हुआ है वो समान नहीं होती है। महासागरों की तापमान संरचना को तीन परत प्रणाली के रूप में वर्णित किया जा सकता है। पहली परत जो होती है वो ऊपरी परत लगभग 500 मीटर मोटी, जैसे मान लीजिए ये महासागर है हमारा, ठीक है, ये महासागर है। महासागर को मान लीजिए हम गिलास में रखें, तो पहले जो है यहाँ से यहाँ तक की जो 500 मीटर की जो है मोटाई है परत की, वहाँ तक क्या होता है, वहाँ तक जिसका तापमान कितना होता है 500 मीटर तक 20 से 25 डिग्री 20 से 25 डिग्री के बीच होता है, डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। ठीक है, दूसरी परत जो होती है थर्मोक्लाइन की वो होती है 1000 मीटर 1000 मीटर तक दूसरी परत होती है 1000 मीटर तक। और तीसरी परत बहुत अधिक ठंडी होती है। तीसरी परत क्या होती है? बहुत अधिक ठंडी होती है तथा गंभीर महासागरीय तली तक विस्तृत होती है। यहाँ गहराई के साथ तापमान परिवर्तन बहुत कम होता है। ठीक है, तीसरी ये जो होती है बहुत ठंडी होती है। ठीक है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा तेजी से टेम्परेचर डाउन नहीं होता है। ठीक, तो मेन क्रियाएं हमारी सबसे ऊपरी परत पे होती हैं। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है, उत्तरी गोलार्ध में महासागरों का तापमान दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जो महासागरों का तापमान होता है वो अधिक होता है दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु को आकार देने में हिमालय की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो भारत की जलवायु है उसको आकार जो है देने में हिमालय की भूमिका क्या हो सकती है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। यह आर्कटिक सर्कल के पास उत्पन्न होने वाली ठंडी और सर्द उत्तरी पवनों के उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। बिल्कुल सही है। जो आर्कटिक सर्कल के पास उत्पन्न होने वाली ठंडी और सर्द उत्तरी पवनें हैं उस महाद्वीप की रक्षा करता है कौन? हिमालय की भूमिका इस पर निर्भर करती है। दूसरा है, यह मानसूनी पवनों को रोककर उन्हें उपमहाद्वीप के भीतर अपनी आर्द्रता मुक्त करने के लिए बाध्य करता है। बिल्कुल सही है, यह भी सही है कि जो मानसूनी पवनें होती है उनको रोक देता है ये कौन? हिमालय। ठीक है, और अपने उनके जो उपमहाद्वीपों के भीतर आर्द्रता छुपी होती है उनको मुक्त करने के लिए ये बाध्य कर देता है। ठीक है, जिससे बारिश वगैरह होती हैं। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों पर विचार कीजिए। ये भारत की पर्वत श्रेणियां दी गई हैं, इनके बारे में देखना है। तो उपयुक्त पर्वतमालाओं का पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम क्या है? पश्चिम से पूर्व देखना है, ठीक है। पश्चिम, मान लीजिए पर्वत श्रेणियां हैं भारत की, इसमें जो है इधर से इधर की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ जो पर्वत श्रेणियां हैं उनके क्रम देखना है। तो सबसे पश्चिम में कौन सी पर्वत श्रेणी है? सबसे पश्चिम में है शतमाला, ठीक है। नंबर 1 पे रखेंगे शतमाला को। शतमाला के बाद दूसरे नंबर पे कौन है? शतमाला के बाद दूसरे नंबर पे है महादेव पहाड़ियाँ। फिर महादेव पहाड़ियों के बीच है, बाद है कैमूर पहाड़ियाँ, फिर रामगढ़ की पहाड़ियाँ। तो 1 2 3 4, तो कौन सा हो जाएगा? 2 1 3 4। कौन सा ऑप्शन बन रहा है? ऑप्शन बी, ठीक है। आप मैप भारत का खोल लीजिए और उसमें देखिए कि सतमाला हिल्स कहाँ, आप सतपुड़ा रेंज दिख रहा है, अगर आप मैप देख रहे होंगे तो सतपुड़ा रेंज आपको मध्य प्रदेश में दिखेगा, ठीक है। मध्य प्रदेश खोल के देखिए, मध्य प्रदेश में आपको सतपुड़ा रेंज, विंध्य रेंज दिखाई देगा, ठीक है। तो सतपुड़ा रेंज में जो है आप थोड़ा सा नीचे देखिए, सतपुड़ा रेंज में थोड़ा सा नीचे देखिएगा तो सतमाला हिल्स दिखाई देगा। फिर ऊपर जाएंगे तो महादेव हिल्स दिखाई देगा, फिर कैमूर हिल्स दिखाई देगा, उसके बाद जो है रामगढ़ हिल्स दिखाई देगा। तो ये क्रम है, ठीक, ये क्रम है। जैसे मान लो जी ये इंडिया का मैप है, ठीक है, ये मान लीजिए इंडिया का मैप बना दिया। अब यहाँ उत्तर प्रदेश है, यहाँ जो है मध्य प्रदेश है, इधर राजस्थान है, इधर गुजरात है, ठीक है। तो आप जब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको सबसे पश्चिम में क्या दिखाई देगा? शतमाला हिल्स। यहाँ पे शतमाला हिल्स के ऊपर थोड़ा जाएंगे तो महादेव हिल्स दिखाई देगा। महादेव के बाद कैमूर हिल्स यहाँ दिखाई देगा। कैमूर हिल्स से जस्ट थोड़ा सा इधर देखेंगे दाहिने साइड तो रामगढ़ हिल्स दिखाई देगा, ठीक। तो यहाँ पे स्थित है, ठीक। अगर मैपिंग साथ साथ पढ़ेंगे तो हमारा जो है आसान हो जाएगा। तो हमारा इसमें ऑप्शन बी सही है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, वो थोड़ा सा बंद हो गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महासागरों में विद्यमान लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो महासागरों में लवणता विद्यमान होती है, सैलिनिटी विद्यमान होती है, उसके बारे में ये प्रश्न पूछ रहा है। तो स्टेटमेंट है पहला, अरब सागर में बंगाल की खाड़ी की तुलना में अधिक लवणता की प्रवृत्ति दिखाई देती है। जो अरब सागर है उसमें जो है बंगाल की खाड़ी की तुलना में अधिक लवणता दिखाई देती। कौन सा सही है? पहला हमारा सही है। क्यों? क्योंकि जो है अरब सागर में लवणता जो है उच्च वाष्पीकरण और ताजे जल की कमी की प्राप्ति के कारण अधिक होता है, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे अरब सागर में गुजरात के मैदान के आसपास जो पाए जाते हैं, गुजरात वगैरह में, वहाँ पे नमक की खेती की जाती है, ठीक है। समुद्र से नमक कैसे बनाया जाता है, उधर सैलिनिटी सबसे ज़्यादा दिखाई देती है, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट है, हाइक्लोक्लाइन क्षेत्र में गहराई बढ़ने के साथ लवणता तीव्रता से घटती है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि कम लवणता वाला जल उच्च लवणता वाले सघन जल के ऊपर स्थित होता है। लवणता सामान्यतः गहराई के साथ बढ़ती जाती है, न कि घटती है, ठीक है, बढ़ती जाती है। और एक विशिष्ट क्षेत्र जैसे हाइलोक्लाइन कहा जाता है में यह तीव्रता से बढ़ती है, न कि तीव्रता से घटती है, ठीक, याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय शहरों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? ठीक है, जो शहर है उनका जो है भारतीय शहर है उनको पूर्व से पश्चिम। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक।
देख लेते हैं सबसे पूर्व में जो है कौन सा शहर है, पूर्व की ओर देखना है। तो सबसे पूर्व में हमारा है रायपुर। रायपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। सॉरी, रायपुर भारत के छत्तीसगढ़ की राजधानी। हाँ, कहाँ है? रायपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है। दूसरा होगा हमारा भोपाल। नहीं, रायपुर के बाद हमारा हो जाएगा लखनऊ दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे लखनऊ, तीसरे नंबर पे आएगा हमारा भोपाल और चौथे नंबर पे आएगा जयपुर। अब जैसे ये मैप है, ये मैप में रायपुर यहाँ हो गया छत्तीसगढ़ में, फिर उसके बाद हो गया हमारा भोपाल हो गया, फिर यूपी हो गया लखनऊ, फिर जयपुर हो गया राजस्थान। ठीक है। तो इस तरह हमारी जो ये पूर्व से पश्चिम की ओर जो है ये राजधानियाँ भी हैं और जो है शहर भी हैं। ठीक। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्टेपी प्रकार की जलवायु की एक विशेषता है? स्टेपी प्रकार की जलवायु पूछ रहा है, तो कौन सी ऐसी विशेषता है? ठीक है, कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही हो सकता है? उत्तरी गोलार्ध में केवल महाद्वीपीय जलवायु प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। तो पहला हमारा सही है। जो स्टेपी प्रकार की जलवायु होती है उसमें जो है उत्तरी गोलार्ध में केवल महाद्वीपीय जलवायु प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है। स्टेपी जो होती है वो शुष्क घास के मैदान है। ये उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्रों के बीच स्थित समशीतोष्ण जलवायु क्षेत्रों में विकसित होते हैं। समशीतोष्ण क्षेत्रों में भिन्न भिन्न मौसमों में तापमान में व्यापक परिवर्तन होता है। ठीक है। यहाँ शीत ऋतु में ठंडी और ग्रीष्म ऋतु में अधिक उष्ण होती है जो यहाँ की हवा होती है। हालांकि ये पछुआ पवनों के प्रभाव वाली की पेटी में स्थित है, किंतु फिर भी इन पर महासागरीय प्रभाव इतना कम होता है कि इस प्रकार के घास के मैदानों में व्यवहारिक रूप से वृक्षों का अभाव होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला स्टेटमेंट है, दक्षिणी गोलार्ध के क्षेत्रों में समुद्री प्रभाव के कारण पूरे वर्ष वर्षा होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि जो है इसमें पूरे वर्ष वर्षा नहीं होती है, 3 महीने नहीं होती। कौन कौन सी? जून जुलाई अगस्त को छोड़कर बाकी वर्षा होती है। ठीक है, या सूखे की अवधि होती है। कौन कौन सा? जून जुलाई अगस्त। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल की संरचना के बारे में ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो वायुमंडल की संरचना जो है कैसी हो? पहला है, धरातल में 120 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। बिल्कुल सही है। अगर हम पृथ्वी में जो है अपनी धरती से, जो हम जहाँ रहते हैं वहाँ से 120 किलोमीटर के ऊपर जाएंगे तो वहाँ जो है ऑक्सीजन एकदम जीरो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के कुल आयतन के 1% से भी कम है। तो दूसरा भी सही है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो वायुमंडल के कुल आयतन के 1% से कम होती है। तो दोनों ऑप्शन सही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को मोलोसेस, क्या मोलोसेस, अगर साफ साफ नहीं लिखा है तो देख लीजिए, मोलोसेस बेसिन किस भारतीय राज्य को मोलोसेस बेसिन कहा जाता है? ठीक है, तो ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जिसको मोलोसेस बेसिन कहा जाता है? वो कहा जाता है मिजोरम को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मोलोसेस बेसिन महाद्वीपीय, मोलोसेस जो होता है वो महाद्वीपीय और महासागरीय अवसादों से युक्त प्राचीन खंडित चट्टानों के स्थूल समूह हैं। ठीक है,
ये मुख्य रूप से तटीय अवसादों के रूप में पाए जाने वाले बलुआ पत्थर और सैल से बने होते हैं। ठीक। निक्षेपण पर्यावरण में समुद्र तट, लैगून नदी, प्रवाह क्षेत्र और पश्व जल यानी या कयाल अनूप शामिल है। मिजोरम को मोलोसेस बेसिन के नाम से जाना जाता है। यह मृदु गैर समेकित निक्षेपों से निर्मित होता है। ठीक है, तो हमारा मिजोरम सही है, याद रखिएगा। मोलोसस बेसिन कहा जाता है किसको? मिजोरम को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त देशों में से कौन से भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा करते हैं? ठीक है, तो इन देशों में कौन कौन से ऐसे देश हैं जो भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा करते हैं? तो इसमें से स्पेन साझा करता है, साइप्रस साझा करता है और सीरिया साझा करता है। जब आप मैप देखेंगे तो भूमध्य सागर के साथ जो आसपास कंट्रीज हैं उसमें से कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ, याद रखिएगा। आप भी मैप उठा के देख लीजिए। तो उसमें है स्पेन, फ्रांस, मोनाको, इटली, माल्टा, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इज़राइल, मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और मोरक्को। ये प्रश्न आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि हर साल हर एक एग्जाम ये पूछता है कि भूमध्य सागर के आसपास जो सटे देश हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए ये पूछ लेता है। ठीक है, तो याद रखना है हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, खगोल विज्ञान के संदर्भ में विजिल मिशन, कौन सा मिशन? विजिल मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, तो जो खगोल विज्ञान है उससे संबंधित विजिल मिशन है उस पर पूछा है। पहला है स्टेटमेंट हमारा, यह मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की एक पहल है। बिल्कुल सही है, सही पूछा है तो बिल्कुल सही है। यह मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की एक पहल है। जो विजिल मिशन है यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है उसकी एक पहल है। ठीक, दूसरा है, यह पृथ्वी की कक्षा में आने वाले क्षुद्र ग्रहों की अग्रिम चेतावनी देता है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो है यह मिशन हमें पृथ्वी पर आने वाले सौर तूफानों की, ना कि क्षुद्र ग्रहों की, किसकी? सौर तूफान, जो सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं, सौर तूफानों की जो है हमें जानकारी या चेतावनी देगा। ठीक है, या इन चेतावनियों के माध्यम से कक्षा में कार्यशील उपग्रहों, धरातल पर स्थित बुनियादी ढांचों और वर्तमान एवं भावी अंतरिक्ष खोजकर्ताओं के संरक्षण हेतु अधिक समय पर उपलब्ध कराता है। ठीक, याद रखिएगा जो सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं एवं कोरोनल मास इजेक्शन होता है उस घटनाओं से बचने के लिए ये विजिल मिशन शुरू किया गया है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अर्धचालकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेमीकंडक्टर आप पढ़े होंगे, अर्धचालक, ठीक है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है हमारा, पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो पहला स्टेटमेंट है हमारा, ये तांबा या एल्यूमिनियम की तुलना में अधिक विद्युत संचालन करते हैं। बिल्कुल गलत है। ये जो है तांबा एल्यूमिनियम की तुलना में अधिक विद्युत संचालन नहीं करते हैं जो सेमीकंडक्टर होते हैं, क्योंकि अर्धचालिक जो सेमीकंडक्टर होते हैं एक भौतिक उत्पाद है जिसमें सामान्यतः क्या होता है? सिलिकॉन होता है। क्या होता है? सिलिकॉन होता है, ना कि एल्यूमिनियम और तांबा। सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन होता है। ठीक, और यह कांच जैसे विद्युत रोधी यानी इंसुलेटर से अधिक जो है जो कांच होता है उसमें जो है उससे अधिक, लेकिन तांबा और एल्यूमिनियम जैसे शुद्ध चालक से कम विद्युत, जो यहाँ अधिक लिखा है यहाँ कम होना चाहिए। ठीक है, ये तांबा और एल्यूमिनियम की तुलना में कम विद्युत संचालन करते हैं।
ठीक है, सेमीकंडक्टर, तांबा और एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा संचालित करते हैं विद्युत। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट है हमारा, इनकी चालकता और अन्य गुणों को डोपिंग प्रक्रिया के माध्यम से अशुद्धियों को मिलाकर परिवर्तित किया जा सकता है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, इनकी जो चालकता होती है उन और अन्य गुण होते हैं उनको डोपिंग प्रक्रिया के माध्यम से अशुद्धियों को मिलाकर परिवर्तित किया जा सकता है। तीसरा स्टेटमेंट है, इनका उपयोग कमोडिटी एग्रीगेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी चिप्स बनाने के लिए किया जाता है। तो तीसरा भी हमारा सही है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर का यूज आप जानते ही हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्लेट सीमा के साथ भू प्रॉपर्टी तो या तो नष्ट हो जाती है या निर्मित होती है? तो ऐसी कौन सी प्लेट सीमा है? प्लेट संचलन आप जानते ही हैं। तो ऐसी कौन सी प्लेट सीमा है जिसके साथ भू प्रॉपर्टी या तो नष्ट हो जाती है या निर्मित होती है? तो कौन कौन सी प्लेट सीमा हो सकती है? वो हो सकती है अभिसरण सीमा और अपसारी सीमा। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अब अभिसरण सीमा क्या है? जब पूछा जाए कि अभिसरण सीमा क्या है, तो अभिसरण सीमा क्या होती है? जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है। जैसे मान लीजिए ये दो प्लेटें हैं, ठीक है, ये दो प्लेटें हैं, अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। ठीक है, ये दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो ये प्लेट इसके नीचे धंस जाए और ये इसके ऊपर चढ़ने लगे, तो क्या होता है? तो भू प्रॉपर्टी नष्ट होती है और उसके अभिसरण सीमा के रूप में जाना जाता है। वह स्थान जहाँ प्लेटें धंसती हैं उसे प्रविष्ठन क्षेत्र कहते हैं। ये जैसे मान लीजिए यहाँ प्लेट धंस गई तो इसे प्रविष्ठन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अभिसरण तीन प्रकार से हो सकता है। जैसे पहला है महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट के बीच, दूसरा है दो महासागरीय प्लेटों के बीच, और तीसरा है दो महाद्वीपीय प्लेटों के बीच। ठीक है, इस तरह तीन हो सकते हैं। दूसरा है अपसारी सीमा। अपसारी सीमा का क्या है डेफिनेशन? जहां दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती हैं। अब जैसे मान लीजिए दो प्लेटें हैं, ठीक है, ये मान लीजिए दो प्लेटें हैं, अब एक इधर चली जा रही है, एक इधर चली जा रही है, दोनों विपरीत दिशा में जा रही हैं। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ एक नई प्रॉपर्टी का निर्माण होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी का निर्माण होगा। इन्हें अपसारी सीमा के रूप में जाना जाता है। वे स्थान जहाँ प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं प्रसार स्थल यानी स्पेंडिंग साइट कहलाते हैं। ठीक है, ये प्रसार स्थल कहलाते हैं। ठीक, तो ये हो गया अभिसरण सीमा और अपसारी सीमा की बात। अब रूपांतर सीमा की हम बात कर लेते हैं। रूपांतर सीमा क्या है? एक रूपांतर सीमा वह होती है जहां ना तो नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है और ना ही प्रॉपर्टी का विनाश होता है। ठीक है, इसका कारण है कि इस सीमा पर प्लेट एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती हैं। यानी समझ रहे हो, जैसे ये प्लेट है मान लो, और ये प्लेट सामने से ना आके बगल से जो है क्षैतिज दिशा में ये सरक गई। ठीक है, एक इधर चली गई, एक इधर चली गई। ठीक, क्षैतिज दिशा में सरक जाती हैं। ठीक है, रूपांतरण भ्रंशों को दो प्लेटों को अलग करने वाले तल जो सामान्यतः मध्य सागरीय कटकों से लंबवत स्थिति में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे 50 प्रश्न। ठीक है, जिसमें 25 से लेके 50 तक के शामिल किए गए थे। अगले जो है पार्ट में हम 50 से लेके 51 से लेके 75 तक के प्रश्नों को शामिल करेंगे। ठीक, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए मैपिंग का है ज्योग्राफी, तो अगर आप मैप खोल के पढ़ेंगे ना, जैसे मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, तो आप मैप की बुक जो है स्टूडेंट एटलस सामने निकाल के रख लीजिए। ठीक है, जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ, ऑक्सफोर्ड का जो स्टूडेंट एटलस होता है वही यूज़ करिएगा। ठीक है, स्कूल एटलस नहीं, स्टूडेंट एटलस। उस पर देखते जाइए कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, और प्लेट सीमा वगैरह ज्योग्राफी में पढ़े ही होंगे। ठीक,
तो उसको भी समझते चलिए। तो जब आप मैप रख के पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।